नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आरबीएसई ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आज स्टार्ट करवाने वाला हूं आपको 11th क्लास की मैथमेटिक्स, उसका टॉपिक सेट थ्योरी। हम चलेंगे एकदम बेसिक से बेसिक चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा और आज का जो अपना चैप्टर होगा सेट थ्योरी, क्लास 11th। सेट थ्योरी की जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले जो वर्ड को इंट्रोड्यूस करवाई थी वो करवाई थी जॉर्ज कैंटोर साहब ने। जॉर्ज कैंटोर क्या थे? जर्मन गणितज्ञ थे और ये काम कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज के ऊपर। त्रिकोणमितीय जो श्रेणियां हैं उनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी, जो समस्याएं थी, उन पर काम कर रहे थे। और काम करते करते इन्होंने देखा क्या कि वस्तुओं या फिर जो संख्याएं हैं उनका हम सुपरिभाषित संग्रह बना सकते हैं, और इस संग्रह को उन्होंने डिफाइंड किया सेट से, समुच्चय से। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। मैं आपको बेसिक से बेसिक छोटी से छोटी चीज बताऊंगा। आपको करना क्या है, मेरे साथ साथ आपको एक नोटबुक और एक पेन लेके बैठना है और वीडियो को बीच बीच में आप पॉज करते रहेंगे और उसके बाद में अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं या फिर एक सिस्टमेटिकली नोट्स बनाएं, ताकि आपको जो मेमोराइज करने में या फिर जो नोट्स बनाने में दिक्कत नहीं होगी। और इससे एक सबसे बड़ा फायदा ये होगा, जब आप क्वेश्चंस करोगे, जब हम एक्सरसाइज करेंगे, तो उस वक्त आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी नहीं पड़ेगी। तो आप अपने नोट्स बनाते रहिए और हम आज स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर है जो सेट थ्योरी। देखो सेट थ्योरी क्या है। समुच्चय सिद्धांत, इसकी अगर परिभाषा देखी जाए तो सेट थ्योरी की क्या परिभाषा जॉर्ज कैंटोर साहब ने दी? वस्तुओं या संख्याओं का सुपरिभाषित संग्रह है। अब देखो बात ये आती है कि संग्रह से मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी अपने पास विद्यार्थी नहीं होगा जिसको ये नहीं पता होगा कि संग्रह कलेक्शन क्या होता है। हम अपने डेली रूटीन में इस तरह के मोस्ट कॉमन वर्ड्स हैं जो प्रयोग में लेते हैं। जैसे मैं कोई व्यक्ति ये बोलता है, यार मेरे पास शर्ट्स का संग्रह है, मेरे पास क्या है कि अलग अलग पेन है उनका संग्रह है। तो संग्रह शब्द है वो अपने आप में ठीक है, लेकिन गणित में जो संग्रह होगा वो सुपरिभाषित अगर होगा तभी वो क्या कहलाएगा? समुच्चय कहलाएगा, सेट कहलाएगा, ऐसा जॉर्ज कैंटोर साहब ने कहा। तो इस चीज को एक बात और मैं समझाना चाहूंगा कि सेट थ्योरी में जो समुच्चय है, इसमें जो ये वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं को उन्होंने क्या कहा? इन वस्तुओं को या इन संख्याओं को उन्होंने अवयव कहा। क्या कहा? अवयव बोल दो, चाहे सदस्य बोल दो, कुछ भी बोल दो, सदस्य कहते हैं। सेट की डेफिनेशन को थोड़ा और क्लियर करने के लिए अपन कुछ एक एग्जांपल्स देखते हैं, और वो क्या है वो देखिए। मैं आपके सामने यहां पे कुछ एक एग्जांपल्स लाया हूं और ये सारे के सारे कलेक्शंस हैं। हम पहले एग्जांपल की बात करते हैं, भारत की नदियों का संग्रह। तो भारत की नदियों के संग्रह में अगर आपसे पूछा जाए कि भाई भारत की नदियों का जो संग्रह है वो क्या क्या हो सकता है, तो देखो आपके सामने से जवाब आएगा, वो ये आएगा, सर आप एक काम करो, आप गंगा को डाल दो इसमें, इस संग्रह में। आप क्या कर दो? यमुना को डाल दो। आप क्या कर दो? कावेरी को डाल दो। इस तरह से बहुत सी जो नदियां होंगी, बहुत सी नदियां हो सकती है बॉस, लेकिन वो सारी की सारी नदियां होंगी, वो हर एक व्यक्ति के लिए क्या होगी? भारत की नदियां होंगी। किसकी? भारत की नदियां। मतलब हमने क्या काम किया है? इस परिभाषा को सुपरिभाषित किया है, इस कथन को, इस संग्रह को सुपरिभाषित किया है। तो आम शब्दों में सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है कि जब हम सुपरिभाषा से सदस्यों को क्या करते हैं? संग्रह में सम्मिलित करते हैं, तो वो मैन टू मैन डिफर नहीं करता, वो प्लेस टू प्लेस डिफर नहीं करेगा। उसकी डेफिनेशन एक व्यक्ति के लिए जो है वो ही दूसरे व्यक्ति के लिए रहेगी। तो इस चीज का मतलब होता है सुपरिभाषित। एक और एग्जांपल अपन देखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह। तो आप मेरे को कहोगे, सर आप इस संग्रह में क्या लिख दो? ए लिख दो, ई लिख दो, आई लिख दो, ओ लिख दो, यू लिख दो। तो अगर मैं क्लास में किसी एक विद्यार्थी को खड़ा करता हूं और उसको पूछता हूं कि भाई क्या ये सही है, तो वो कहेगा हाँ सर, ए, ई, आई और यू ये ही क्या होंगे? इस संग्रह के अंदर सम्मिलित होंगे। और इसी तरीके से अगर कोई दूसरे स्टेट में, कोई दूसरी कंट्री में अगर कोई व्यक्ति कोई अपने स्टूडेंट को पूछेगा कि
अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह क्या होगा, तो वो भी इसी को यही बताएगा। तो ये चीज क्या कहलाती है, सुपरिभाषित कहलाती है। इसी तरीके से अगर आपको ये कहे 10 तक की सम अंकों का संग्रह आपको लिखना है, तो आप क्या लिखोगे, आप कहोगे सर 2 लिख दो, 4, 6 और 8। 10 तक पूछा है तो 10 को भी हम क्या कर लेते हैं, सम्मिलित कर लेते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएंगी, इस तरीके से ये जो संख्याएं हमें प्राप्त हुई हैं, इन संख्याओं को क्या कहेंगे, इन संख्याओं का जो संग्रह होगा उसे हम समुच्चय कहेंगे। और ये संख्याएं उस समुच्चय की क्या कहलाएंगी, सदस्य कहलाएंगी। हम इस 2 को क्या बोलेंगे, सदस्य कहेंगे। इसी तरह से भारत की नदियों का जो संग्रह है, अब इसकी जगह मैं वर्ड यूज कर रहा हूं भारत की नदियों का समुच्चय, तो उसमें ये गंगा, ये यमुना, ये कावेरी, इस तरह से बहुत सी नदियां हो सकती हैं। ये सब क्या कहलाएंगी, उस समुच्चय के सदस्य कहे जाएंगे। इसी तरह से मैं एक एग्जाम्पल और आपके सामने क्लियर करता हूं, एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं का संग्रह। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं ये एक सरल रेखा कंसिडर कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, इस पर बहुत सारे बिंदु कंसिडर कर सकते। देखो एक चीज मैं आपको यहां पे क्लियर करना चाहूंगा, एक होती है सरल रेखा, एक होती है किरण और एक होता है रेखाखंड। क्या इन सब में क्या डिफरेंस है, देखो एक चीज, एक बार अपन ये चीज नोट कर लेते हैं। जब मैं एक बिंदु और दूसरे बिंदु के बीच में ये सीधी दूरी की बात करूंगा, ये यहां पे क्या होगी है, स्टॉप, ये यहां पे क्या होगी है, स्टॉप, तो इसको मैं क्या कहूंगा, रेखाखंड। अगर यहां पे तो क्या है, शुरुआत हो रही है, लेकिन एंड कहां पे हो रही है ये नहीं पता, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं किरण। और इधर भी एंडलेस, इधर भी एंडलेस, मतलब इधर भी समाप्त नहीं हो रही, इधर भी नहीं समाप्त नहीं, तो इसको अपन क्या कहेंगे, रेखा। तो मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल पुट किया है, एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं का संग्रह। तो एक बिंदु ये लिया जा रहा है, देखो ये रेखा इधर कहां जा रही है, टिल इंफिनिटी तक, ये रेखा इधर कहां जा रही है, टिल इंफिनिटी तक। एक पॉइंट इसके ऊपर ये ले रहा हूं, दूसरा पॉइंट मैं ये ले रहा हूं, तीसरा पॉइंट ये ले रहा हूं, चौथा पॉइंट ये ले रहा हूं। तो एक सरल रेखा पर कितने बिंदु हो सकते हैं, बहुत से बिंदु हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पॉइंट को बोलता हूं P1, इस पॉइंट को बोलता हूं P2, इस पॉइंट को बोलता हूं P3। तो इस तरह से कितने बिंदु लिए जा सकते हैं, अनंत बिंदु लिए जा सकते हैं। लेकिन वो सारे के सारे बिंदु किसके ऊपर स्थित होंगे, वो इस सरल रेखा पे ही स्थित होंगे। ये नहीं है कि कोई बिंदु यहां पे स्थित है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई एक पॉइंट है P, लेकिन वो इसके ऊपर स्थित नहीं होगा, तो इस बिंदु को हम क्या करेंगे, इस संग्रह में सम्मिलित नहीं करेंगे। तो ये P इस संग्रह का, इस समुच्चय का अवयव नहीं होगा। तो इसके अवयव कौन कौन से होंगे, जो इसके ऊपर स्थित होंगे। तो हम इसको क्या बोलेंगे, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन बोलेंगे, एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं का संग्रह कहेंगे। तो ये सारे जो बिंदु होंगे P1, ये P2, जितने भी बिंदु हो, ये सब क्या कहलाएंगे, एक समुच्चय कहलाएंगे। तो यहां तक मेरे ख्याल से आपके ये दिमाग में बात क्लियर हो गई होगी कि समुच्चय की डेफिनेशन और समुच्चय के जो एलिमेंट्स है, समुच्चय के जो परिभाषा और समुच्चय का जो सदस्य है, वो किस तरीके से अपन डिफाइंड करते हैं। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, और वो क्या है, अगर कोई भी अवयव, कोई भी सदस्य या फिर कोई भी वस्तु किसी समुच्चय का अवयव होती है, तो उस वक्त उसको किस तरह से नोट करते हैं, डिफाइंड किस तरह से किया जाता है, उसके लिए ये वर्ड, ये एक सिंबल है जिसको अपन बोलते हैं एप्सिलॉन, ये जिसका मतलब होता है इज मेंबर ऑफ, ये लिखा जाता है। इसका क्या मतलब है, देखो मैं मतलब समझाता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं इस ए की, मैं क्या करूंगा कि अंग्रेजी वर्णमाला का ये अगर एक सेट है, इस सेट को मैं किस तरह से डिफाइन करूंगा, कोई भी सेट हो उसको डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, मंझले ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। हम क्या करेंगे, इसको एक मंझले ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, और जो इसके सदस्य होंगे उसको किस तरह से लिखा जाएगा, ए कॉमा ई आई ओ और यू। हम क्या करते हैं, कोई भी दो सदस्यों को सेपरेट करने के लिए क्या करता है, कॉमा का प्रयोग करता है। अगर मैं इस सेट को कोई नाम देना चाहूं, तो सेट नोटेशन में अपन क्या काम करेंगे, किसी भी सेट को प्रदर्शित करने के लिए हम इसको कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं बात आपको क्या समझाना चाह रहा था कि किसी भी सदस्यों को अगर हमें प्रदर्शित करना हो तो किस तरह से प्रदर्शित किया जाता है, हम ये बोलेंगे कि जो ये ए है, ये क्या है, इज मेंबर ऑफ ए। इसके बारे में डिटेल्ड हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक ये चीज भी नोटिस कर लेते हैं कि ऐसे कौन से संग्रह होते हैं जो समुच्चय की कैटेगरी में नहीं आते, जो समुच्चय की परिभाषा को संतुष्ट नहीं करते। लेट्स चेक इट। देखो
अगर मैं आपके सामने एक उदाहरण लिखूं, क्या किसी कक्षा के ईमानदार विद्यार्थियों का संग्रह, ईमानदार छात्रों का संग्रह। अब देखिए यहां पर जो ये चीज है वो क्या है, ईमानदार। मैं किसी क्लास में ये बोलता हूं कि यार आपकी क्लास में जो जो ईमानदार विद्यार्थी हैं वो खड़े हो जाइए, तो कोई 5 आदमी खड़े हो गए, क्योंकि हर एक व्यक्ति को ये लगेगा यार मैं ईमानदार हूं, बाकी जो दूसरा चोर है। तो ईमानदार की जो डेफिनेशन होगी वो मैन टू मैन डिफर करेगी। तो ये संग्रह जो होगा इसको हम समुच्चय की श्रेणी में नहीं डालेंगे। एक और एग्जांपल मैं आपके सामने पुट करता हूं, वो क्या है, देखिए अगर मैं आपको ये कहता हूं भारत की नदियों का संग्रह, भारत की नदियों का संग्रह, हम पीछे देख क्या है, ये क्या है, एक सेट है, लेकिन अगर इसमें मैं एक शब्द जोड़ दूं, और वो शब्द क्या है भाई, भारत की बड़ी नदियों का संग्रह। तो यहां पर क्या है, बड़ी नदियां, बड़ी नदियों का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति ये कहेगा यार गंगा सबसे बड़ी है, लेकिन कोई कहेगा नहीं, मैं कॉन्ट्रडिक्ट करता हूं कि गंगा सबसे बड़ी नहीं है, मैं कहूंगा कि नहीं यार ब्रह्मपुत्र है वो सबसे बड़ी है। तो इस तरह से जो डेफिनेशन होगी वो अलग अलग व्यक्तियों के लिए विरोधाभास की स्थिति पैदा करेगी। तो ऐसे जो संग्रह होते हैं या ऐसी जो डेफिनेशन होती है जो वेल डिफाइंड ना हो, जो सुपरिभाषित ना हो, हम उन्हें समुच्चय की कैटेगरी में नहीं डालते, उनको हम समुच्चय नहीं कहते। तो कुछ एक एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूं जिसके बारे में डिस्कशन अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो आपको अपना एक होमवर्क की तरह समझो। आपको करना क्या है, आपको संग्रह बनाना है 210 के, ये प्रश्न है भैया, अभाज्य गुणनखंडों का संग्रह। ये प्रश्न आपको करना है जिसका अपन सॉल्यूशन अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहां तक अपनी बात हुई किसी समुच्चय और उसके अवयव की। समुच्चय की डेफिनेशन क्या होती है, कौन समुच्चय होगा, कौन समुच्चय नहीं होगा, कौन अवयव, मतलब किस जो वस्तुओं को, किस संख्याओं को हम समुच्चय की जो एलिमेंट्स या अवयव बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट जो अपन बात करते हैं वो क्या है, वो देखिए समुच्चय का निरूपण किस तरीके से किया जाता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेट रिप्रेजेंटेशन। सेट रिप्रेजेंटेशन करने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका जिसको बोलते हैं रोस्टर विधि, इसे टेबुलर मेथड भी बोलते हैं। दूसरी जो अपने पास मेथड है होती है सेट बिल्डर मेथड, हिंदी में इसको कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि। और तीसरी एक मेथड होती है जिसको अपन जो वेन डायग्राम में आपके आगे चैप्टर में काम आने वाली है, वो होती है अपने पास विजुअलाइजेशन मेथड। तो हम 1 बाय 1 इन तीनों मेथड्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अपन उठाते हैं रोस्टर मेथड को। तो रोस्टर मेथड क्या है, मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था पीछे, और वो एग्जाम्पल क्या था, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह।
ठीक है। रोस्टर मेथड में अपन जो समुच्चय के अवयव होते हैं उन्हें मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। पहली चीज क्या लिखते हैं, तो जैसे जैसे अपन काम कर रहे हैं मैं आपके सामने ये चीज लिख रहा हूं कि अपन को करना क्या क्या है। देखिए हम क्या करेंगे, जो इसके नियम है रोस्टर मेथड के वो मैं आपके सामने लिख देता हूं। हम मंझले ब्रैकेट या फिर मध्य कोष्टक, इसको इंग्लिश में मिडिल ब्रैकेट बोलते हैं भाई, मध्य कोष्टक का प्रयोग करते हैं। दूसरा, सदस्यों को ये कॉमा है, कॉमा से पृथक करते हैं, सेपरेट करते हैं। किससे? कॉमा से। कैसे? जैसे आपको ये सेट लिखना है कि सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, कौन कौन से सदस्य आएंगे, तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह, तो मैं यहां पे लिखूंगा ए कॉमा ई कॉमा आई ओ और यू। तो इस तरीके से मैं क्या करूंगा, इनको प्रदर्शित करूंगा। तीसरी जो चीज है वो क्या है, देखो समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अल्फाबेट से, कैपिटल लेटर से लिखते हैं। कैसे? आप इस सेट को क्या लिख सकते हो, इस सेट को लिख सकते हो ए। तो सेट ए, ये यहां पे आपको क्या करना हमेशा कैपिटल। अगर आप यहां पे क्या करते हो, इस तरह से लिखते हो कि ये बी, और ये बी के याद रखा है मेरा भाई, ये ए, ये ई, ये आई, ये ओ और ये यू, तो ये टेक्निकली क्या है, गलत तरीका है, ये आपको यूज में नहीं लेना। आपको क्या करना है, सेट रिप्रेजेंटेशन में सेट आपको क्या करना है, यहां पर कैपिटल अल्फाबेट है उसका प्रयोग करना है। तो ये सब चीजें हैं। एक और मेन इंपॉर्टेंट बात है, इसके लिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, और वो क्या है, देखिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूं। वो है अपने पास ALLOY। आपके पास एक शब्द दे रखा है एलॉय। एलॉय शब्द अंग्रेजी के किन किन वर्णों से मिलकर बना है, आपको उसका संग्रह बनाना है। आपको क्या करना है, एक समुच्चय बनाना है, समुच्चय जो एलॉय शब्द के वर्णों से बना है। तो आप क्या कहोगे, सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, सेट रिप्रेजेंट करोगे आप, मान लो ये कैपिटल ए है, कैपिटल ए मान सकते हो, कैपिटल बी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। मैं यहां पे फॉर एग्जांपल एक सेट मान रहा हूं पी, कि ये पी है, तो ये इस पी में मैं क्या लिखूंगा, देखो ये ए लिख दिया, क्योंकि एक लेटर अपने पास क्या है, ये ए, फिर एल लिख दिया, एक बार और एल लिख दिया, एक बार ओ लिख दिया, और एक बार वाई लिख दिया। तो यहां पर मैं क्या काम कर रहा हूं, मैं इस एल को 2 बार रिपीट कर रहा हूं, एक बार और एक बार। ये क्या होगा, गलत मेथड होगा। क्यों? क्योंकि आपको लेटर्स है या फिर आपके एलिमेंट्स हैं, आपके सदस्य हैं, वो क्या होंगे, सेट के अंदर रिपीट नहीं करेंगे। तो आप सही तरीके से किस तरह से लिखोगे इसको, आपका सही तरीका क्या है, आपका सही तरीका होगा, आप लिखोगे ए, आप जिस लेटर को, जिस वर्ण को एक बार लिख चुके हो उसको आप दोबारा नहीं लिखोगे। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन होगा ये आपका क्या होगा, सही तरीका होगा। एक और चीज मैं आपको समझाता हूं, वो देखिए, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। एक शब्द है अपने पास मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स जो शब्द है, जो वर्ड है, उसमें कौन कौन से लेटर्स काम में आए हैं, आप अगर उसका एक सेट बनाते हो, मान लो ये सेट एक्स है, तो इस समुच्चय के अंदर आप किन किन वर्णों को लिखोगे, आप लिखोगे एम को, आप लिखोगे ए को, आप लिखोगे टी को, आप ई को। अब ये एम ये आ चुका है, इसलिए अपन इसको रिपीट नहीं कर रहे। ये ए वापस रिपीट नहीं किया जाएगा, टी रिपीट नहीं किया जाएगा, ये हो जाएगा आई, ये हो जाएगा सी, और ये हो जाएगा एस। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, सेट को रिप्रेजेंट करोगे। तो मैं एक चीज और आपको समझाना चाह रहा था, वो क्या था, एक बंदा सेट को इस तरीके से लिखता है, दूसरा बंदा ये कहता है
कि यार सर मैं इस तरह को ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं पहले लिखूंगा ए को, फिर लिखूंगा एम को, फिर लिखूंगा टी को, फिर लिखूंगा सी को, फिर लिखूंगा आई को, फिर लिखूंगा एस को, तो इस तरीके से मैं क्या कर रहा हूं, और लास्ट में मैं लिखूंगा ई को। तो यहां पर क्या किया गया है, यहां पे जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स है, जो आपके पास सदस्यों का क्रम है, वो परिवर्तन करके लिखा गया है, लेकिन सदस्य वो के वही है। तो जब कभी भी आप इस तरह का काम करते हो, किसमें, रोस्टर मेथड में, क्या कि आप अगर किसी भी क्रम में लिखो तो भी आपके पास जो सेट है वो का वैसा रहता है, सेट में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये सब चीजें अपन को क्या करनी है, रोस्टर मेथड में ध्यान में रखनी है। तो रोस्टर मेथड में अपन ने क्या क्या चीजें देखी, सबसे पहली चीज अपन ने क्या देखी भाई, कैपिटल अल्फाबेट से आप इसको क्या करोगे, रिप्रेजेंट करोगे, मतलब कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा क्या काम हो जाएगा अपना, दूसरा अपने पास काम होगा सदस्यों को, एलिमेंट्स को किस तरह से सेपरेट करता है, सदस्यों को कॉमा से, ये जो कॉमा है अपने पास, इससे सेपरेट करते हैं, पृथक करते हैं। तीसरा अपने पास क्या चीज हो जाएगी, सदस्यों का पुनरावृत्ति नहीं करते, रिपीटिशन नहीं करते भाई। पुनरावृत्ति को इंग्लिश में बोलते हैं रिपीट करना, नो रिपीटेशन, कोई भी रिपीटेशन नहीं करेंगे। तीसरा, चौथा आप क्या करोगे, सदस्यों का जो क्रम होगा है, सदस्यों का क्रम परिवर्तन करने पर समुच्चय पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये चार इंपॉर्टेंट बातें हैं रोस्टर मेथड से जो अपन को ध्यान में रखनी है। तो ये जो चार नियम है ये हमें ध्यान रखने हैं रोस्टर विधि के अंदर। जो हमने रोस्टर विधि देखी थी समुच्चय जो रिप्रेजेंटेशन की, तो नेक्स्ट जो अपने पास मेथड आती है वो क्या है, समुच्चय निर्माण विधि। जिसे अपन इंग्लिश में कहते हैं सेट बिल्डर मेथड। देखिए अभी तक अपन ने एक चीज देखी, और वो चीज क्या देखी, थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा इस टॉपिक से अलग बात बताना चाहूंगा। हमने देखा कि एक सेट अपन ने लिखा था ए, जिसके अंदर अंग्रेजी वर्णमाला के जो वॉवेल्स, जो स्वर हैं वो लिखे थे अपन ने, ए ई आई ओ यू। अब मैं आपको ये कहूं क्या कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय लिखना है, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय लिखना है, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि भाई अपन 10th क्लास का एक छोटा सा रिव्यू और लेते हैं संख्या पद्धति से, उसके बाद में अपन ये वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ताकि इन चीजों को आपस में जोड़ने में मेरे को मतलब थोड़ा कन्वीनियंस फील होगी। तो मैं एक नई स्लाइड लेके आपके सामने एक नई चीज बताऊंगा 10th क्लास की, उसको भी आप बहुत अच्छे से देखना बेटा, कि नंबर सिस्टम। ये अपनी नंबर सिस्टम क्या है, गणित के अंदर बहुत सी संख्याएं हैं जिनको पर्टिकुलर नाम दिया गया है, विशेष नाम दिए गए हैं। इन संख्याओं का जो सिस्टम होता है इसे हम नंबर सिस्टम कहते हैं, हिंदी में इसे संख्या पद्धति कहते हैं। जैसे बात करते हैं अपन प्राकृत संख्याओं की, तो प्राकृत संख्याएं गणित में क्या कहलाती है, किन संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं, 1 2 3 4, इस तरह से जो ये संख्याएं होंगी इनको अपन क्या कहेंगे, प्राकृत संख्याएं। हमने सेट रिप्रेजेंटेशन में मेथड देखा था, वो था अपना रोस्टर मेथड। तो रोस्टर मेथड में प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को, पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को किस तरीके से प्रदर्शित करेंगे अपन ये चीज भी नोट करते हैं। तो प्राकृत संख्याएं स्टार्ट होती है ये नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का जो ये n है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को जब रोस्टर विधि में लिखा जाएगा तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, n से, और इनको क्या कर दिया जाएगा, मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिख दिया जाएगा। ये डॉट 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 ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ताकि ये जो सेट है वो किधर जा रहा है, इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे इनफाइनाइट और अनंत की ओर जा रहा है। ये बहुत सी राइटर्स इसमें ये सिंबल भी यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है ये कहां जा रहा है, ये अनंत की तरफ जा रही है। दूसरी जो संख्याएं होती है अपने सामने वो क्या होती है,
पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को किससे लिखते हैं? होल नंबर से। देखो इंग्लिश में पूर्ण संख्याओं को क्या कहा जाता है? होल नंबर्स। तो होल नंबर्स के जो सेट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? W से रिप्रेजेंट करेंगे। और प्राकृत संख्याओं में शून्य को अगर जोड़ दिया जाए तो संख्या क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या बन जाती है। और पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को किस तरीके से लिखेंगे? W इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3 और कहां तक? टिल इंफिनिटी तक। तीसरे टाइप की जो संख्याएं अपने पास गणित में ली जाती है उन्हें बोलते हैं हम पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं को क्या कहते हैं? इंटीजर्स। पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय को बहुत से राइटर्स आई से, बहुत से राइटर्स इसको जेड से भी डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो आई में क्या देखो, कौन कौन सी संख्या है उनको लिया जाएगा। मिडिल ब्रैकेट में अपन सबसे बीच में क्या लिखेंगे? 0 को लिखेंगे, उसके बाद में 1, उसके बाद में 2, उसके बाद में 3 और टिल इंफिनिटी तक। और लेफ्ट साइड में अपन क्या लिखेंगे? -1, -2 और टिल माइनस इंफिनिटी तक। तो ये सारी जो संख्याएं होंगी ये क्या बन जाएंगी? पूर्णांक संख्याएं। अब यहां पर देखो एक बात नोट करना, अगर मैं आपको ये कहूं, क्या कहूं कि मैं केवल क्या कर रहा हूं, इन संख्याओं का एक समुच्चय बना रहा हूं 1, 2, 3, 4, तो आप क्या कहोगे कि सर ये कैसा समुच्चय बन गया? कि सर ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय बन गया, जो कि अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था कि प्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय था वो क्या था? ये 1, 2, 3 ये था। तो यहां पर ये क्या है? इनको धनात्मक पूर्णांक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? धनात्मक पूर्णांक। तो आपको अगर कोई ये बोले कि धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय क्या होगा, तो क्या धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय प्राकृत संख्याओं के समुच्चय के समान होगा? कि हाँ होगा। धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय किसके बराबर होगा? प्राकृत संख्याओं के समुच्चय के बराबर होगा। इसी तरीके से आपको यह कहा जाए कि ऋणात्मक पूर्णांकों का समुच्चय क्या होगा? ऋणात्मक पूर्णांकों का समुच्चय होगा ये -3, -2, -1। तो एक बात नोटिसेबल क्या है बेटा? नोटिसेबल एक बात यह है कि 0 को ना तो मैंने यहां पे इंक्लूड किया है और ना ही 0 को मैंने इसमें इंक्लूड किया है। क्यों? क्योंकि 0 जो संख्या होती है, 0 क्या है? 0 ना तो धनात्मक है, 0 ना तो पॉजिटिव है, ना ही नेगेटिव। ये ना तो क्या है? पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव। तो 0 को कैसा इंटीजर कहेंगे? 0 को बोलेंगे नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ये पूर्णांक एक विशेष प्रकार का पूर्णांक कहलाएगा। और 0 को अपन क्या कहेंगे? नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो इन चीजों को अपन किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? देखो ये जो संख्याएं होती हैं, बुक में इनका जो नोटेशन आपको देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा? यहां पे वो z के नीचे 0 लगाता है। जब कभी भी किसी भी सेट के नीचे टांग में 0 लिखा हुआ आपको दिखेगा, इसका मतलब है उस संख्या को आपको सम्मिलित नहीं करना, मतलब आपको 0 को नहीं लेना। साथ ही साथ में सारे क्या है? धनात्मक संख्या, तो उसके ऊपर क्या लगाएगा? वो प्लस लगाएगा। तो ये z+0 ये कैसे समुच्चय को प्रदर्शित करेगा? ऐसे पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय जिसमें केवल क्या हो? धनात्मक पूर्णांक हो। 0 को इसमें सम्मिलित क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि 0 को ना तो पॉजिटिव लिया जाता है और ना ही नेगेटिव लिया जाता है। इसी तरीके से ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय को डिनोट कैसे किया जाएगा? इनको लिखा जाएगा z0। ऊपर पावर में क्या लिख दिया? ये पावर नहीं है बॉस, ये केवल एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, ये प्रदर्शित करने का, निरूपित करने का तरीका है। इसको किस तरह से लिखा जाएगा? z माइनस और नीचे टांग में लिख दिया जाएगा 0। तो जिस किसी के भी नीचे ये 0 लिखा हुआ होगा, इसका मतलब ये है हमें उस संख्या को, उस सदस्य को, उस एलिमेंट को समुच्चय के अंदर सम्मिलित नहीं करना। अब देखिए आपको एक और चीज मैं बताता हूं, और वो चीज क्या है वो देखो। अगर आपको ये केवल लिख दिया जाए z, मतलब आपको लिखा जाएगा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स,
ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का जो सेट होगा वो क्या होगा? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब ऐसे इंटीजर्स, ऐसे पूर्णांक संख्याएं जो कि नॉन नेगेटिव हो। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपके सामने बोला हूं, और वो क्या बोला हूं कि जीरो क्या होता है बॉस? जीरो नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, मतलब ये ना तो नेगेटिव है और ना ही क्या है? पॉजिटिव है। तो जब कभी भी आपको ये बोला जाएगा कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का सेट लिखो, तो उस सेट में कौन से एलिमेंट सम्मिलित करोगे आप? उसके अंदर आप सम्मिलित करोगे जीरो को भी। क्यों? क्योंकि जीरो क्या है? नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के अंदर कौन कौन से समूचे आएंगे? इसमें आप जीरो को भी डालोगे, और वो सारे जो नेगेटिव नहीं है, मतलब 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, कहां तक आएगा? टिल इंफिनिटी तक आएगा। इसी तरीके से मैं अगर आपके सामने लिखूं नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, देखो हिंदी में से कहते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब ऋणेतर संख्याएं, ऋणेतर पूर्णांक, और नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स को हिंदी में कहते हैं धनेतर पूर्णांक। धनेतर पूर्णांक का क्या मतलब है? धनेतर पूर्णांक का मतलब है जो धन नहीं हो, मतलब जो क्या हो? नेगेटिव हो। लेकिन जीरो भी क्या आएगा? नॉन पॉजिटिव में कंसीडर किया जाता है। तो इस तरह के सेट को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? इसमें भी जीरो सम्मिलित होगा, साथ ही साथ में -1, -2 और बाकी सारी नेगेटिव नंबर्स होंगी, वो भी क्या कर ली जाएंगी? आपकी इंक्लूड कर ली जाएंगी। तो इन बातों को अपन क्या करेंगे? बहुत ही गौर से, बहुत ही अच्छे से समझेंगे। क्यों? क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम्स आपकी क्वेश्चंस के बीच में कहीं पे दे रखी होगी। अगर ये आपको समझ में आता होगा तो आपको क्वेश्चंस इजीली कर पाओगे। नेक्स्ट जो अपन काम करते, देखो हमने जो टॉपिक अपना छोड़ा था वो था अपने पास, हमने क्या क्या चीजें, नंबर सिस्टम में मैंने आपको बताया नेचुरल नंबर्स के बारे में, मतलब प्राकृत संख्याओं के बारे में। दूसरा मैंने आपको बताया होल नंबर्स, पूर्णांक संख्याओं के बारे में। तीसरा मैंने आपको बताया इंटीजर्स, पूर्ण संख्याओं के बारे में। इंटीजर्स जिसको अपन बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं। नेक्स्ट जो नंबर अपने सामने आएगी वो देखो क्या है, जिसे अपन कहते हैं परिमेय संख्याएं। देखो यहां से क्या होगा? नंबर सिस्टम का मेन पार्ट शुरू होता है। परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q रूप में प्रदर्शित कर सकें। जा सकें, जहां पर ये P और Q क्या होता है बेटा? P तथा Q पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। एक बात आपको ध्यान में रखनी है, Q कभी भी 0 नहीं होता। तो ऐसी संख्याओं को आप रोस्टर मेथड में किस तरीके से लिख पाओगे? ये लिखना बहुत ही थोड़ा क्या होता है? डिफिकल्ट होता है। इसलिए यहां पर रोस्टर जो मेथड होता है, जो अपनी रोस्टर विधि होती है समुच्चय प्रदर्शन की, वो थोड़ी सी क्या होती है? लिमिट में आ जाती है, रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो ऐसी चीजों को, ऐसे सेट्स को प्रदर्शित करने के लिए जिस मेथड को अपन काम में लेते हैं, उस मेथड को अपन बोलते हैं समुच्चय निर्माण विधि। तो अब अपन जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? समुच्चय निर्माण विधि के बारे में। तो समुच्चय निर्माण विधि में अपन क्या करते हैं? इस तरीके के जो सेट होते हैं, इस तरह के जो जिसमें अपने पास उनको अवयव रूप में लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो वहां पर हम क्या करते हैं? सेट को स्टेटमेंट फॉर्म में लिखते हैं, कथन के रूप में लिखते हैं, और ये रूप ही क्या कहलाता है? समुच्चय निर्माण रूप कहलाता है। तो समुच्चय निर्माण रूप अपना क्या होगा?
देखो, समूचे निर्माण रूप में आप मिडिल ब्रैकेट यूज में लेते हो, और समूचे निर्माण रूप में आप किस तरीके से परिमेय संख्याओं को लिखोगे? परिमेय संख्याओं का जो सेट होता है उसको आप Q से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? Q से। तो आपका Q जो होगा वो क्या हो जाएगा? हम यहां पे लिखेंगे P/Q, और यहां पर ये दो बिंदियां, ये सेमीकोलन, ये यूज में लेते हैं। इस सेमीकोलन का क्या मतलब होता है? इस सेमीकोलन का मतलब होता है सच दैट, इस प्रकार की, हिंदी में इसको कहते हैं इस प्रकार की। तो इसको किस तरह से पढ़ा जाएगा? P/Q, सच दैट P, फिर एंड की जगह ये कॉमा PQ। अब एक चीज मैंने आपको बताई थी, ये जो सिंबल आपने काम में लिया था, इसका क्या मतलब था? इज मेंबर ऑफ, P/Q मेंबर ऑफ किसके? Z के। Z क्या था भैया? Z अपने पास था पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, जो मैंने आपको पूर्णांक संख्याएं बताई थी। तो ये जो पूर्णांक संख्या है, इसको अपन ने किस तरह से प्रदर्शित किया था? Z से प्रदर्शित किया था। तो यहां पर अपने पास जो ये Z होगा, ये क्या होगा? पूर्णांक संख्याएं होंगी। तो इस तरीके से आप क्या करोगे? यहां पे लिखोगे, लेकिन साथ में एक और चीज लिखोगे, और वो क्या होगा? एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। जहां पर जो ये Q होता है, क्योंकि किसी भी संख्या का अगर डिनोमिनेटर जो हर है वो अगर 0 हो गया, तो हम उसको गणित में बोलते हैं नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित, जिसके बारे में भी अपन डिटेल से एक नया वीडियो बनाएंगे, और उसमें ये और डिटेल्स इस बारे में अध्ययन अपन करेंगे। तो यहां पर जो अपने पास बात चल रही थी, मैंने आपको सेट रिप्रेजेंटेशन समझाया। सेट रिप्रेजेंटेशन में मैंने आपको दो मेथड करवाए। एक मेथड मैंने बताया था आपके पास रोस्टर विधि, और दूसरा मेथड मैंने आपको बताया है सेट बिल्डर मेथड या फिर समुच्चय निर्माण विधि। तो समुच्चय निर्माण विधि में आप किस तरीके के नंबर सिस्टम को, किस तरह की संख्याओं को प्रदर्शित करोगे, आप परिमेय संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए जो मेथड काम में लेते हो, उनको कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि। तो इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा? ये रिप्रेजेंटेशन का क्या होगा? तरीका होगा। तो समुच्चय निर्माण विधि के अंदर हम कुछ एक नोटेशंस, कुछ एक एब्रीविएशन, कुछ एक संक्षिप्त जो प्रतीक होते हैं, वो अपन काम में लेते हैं, जिसके बारे में अपन डिटेल में बात करते हैं। देखो, समुच्चय निर्माण विधि में प्रयुक्त होने वाले सिंबल्स, जो आपके पास प्रतीक हैं, जो काम में आते हैं, वो अपन नोट करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज तो अपन ने क्या देखी? हमने ये इस तरह से दो डॉट देखी। बहुत सी बुक में इस डॉट की जगह पे ये इस तरह से एक सीधी लाइन, एक वर्टिकल लाइन है, ये भी काम में लेते हैं, जिसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सच दैट। दूसरा अपने पास जो आएगा वो क्या आएगा? इसमें ये वर्ड, ये सिंबल है, ये काम में लेते हैं, इसका मतलब होता है इज। इसका मतलब होता है इज मेंबर ऑफ। अगर तीसरे बात करें अपन सिंबल की, तो इसी पे क्या किया जाता है? इसको इस तरीके से काट दिया जाता है, जिसका क्या मतलब होता है? इज नॉट मेंबर ऑफ। हिंदी में इसे कहते हैं इस प्रकार की, इसे कहते हैं का अवयव, इसे कहेंगे का अवयव नहीं है। चौथा जो चीज होगा अपने सामने, वो क्या होगा? एक ये उल्टा ए काम में लिया जाएगा। इस उल्टे ए को अपन क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे फॉर ऑल। तो इस तरह से मैंने आपको ये चार सिंबल बताए हैं।
पहला ये सच दैट वाला, दूसरा ये एप्सिलॉन, तीसरा एप्सिलॉन नॉट, और चौथा ये उल्टा ए जिसका मतलब होगा फॉर ऑल। पांचवा जो सिंबल होगा देखो ये आएगा अपने पास, ये उल्टा ई। इस उल्टे ई का क्या मतलब है? उल्टे ई का जो मतलब होगा देयर एग्जिस्ट, मतलब अस्तित्व में है। थोड़े बहुत इंग्लिश वर्ड ही आपको इसमें काम में लेने पड़ेंगे, क्योंकि जो जितना भी जो ये है, ये सारे जो इनका मीनिंग है वो अपने को अंग्रेजी में ही सीखना पड़ेगा। इस उल्टे ई का मतलब क्या हो जाएगा? देयर एग्जिस्ट। एक और जो सिंबल अपने पास काम में आएगा वो इस तरीके से, ये एरो, और ये इसका क्या मतलब होगा? इट इंप्लाइज। इट इंप्लाइज का मतलब है कि यह बतलाता है। एक और जो सिंबल काम में अपने पास आएगा, ये देखो, एक एरो ऐसे और एक एरो ऐसे। इसकी जगह पे बहुत से राइटर्स ये इस तरह से लिखते हैं IFF। इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि। तो ये कुछ एक एब्रीविएशंस अपने सेट बिल्डर मेथड में काम में आएंगे, जिसको अपन को याद करना पड़ेगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका, और या फिर अपनी कॉपी में इसको नोट कर लो। इन सिंबल्स को आपको बहुत ही अच्छे से लर्न करना है, मेमोराइज करना है, ताकि क्वेश्चंस जब बीच में आए तो वहां पर आपको प्रश्न को समझने में दिक्कत ना हो। बाकी सेट बिल्डर फॉर्म को और अच्छे से समझने के लिए हम कुछ एक उदाहरण देखते हैं। चलिए, मैं आपके सामने रोस्टर मेथड में जो टेबुलर मेथड थी अपनी, उसके कुछ एक समुच्चयों को लिखूंगा और साथ ही उनको कन्वर्ट करेंगे कि भी समुच्चय निर्माण विधि में उनको किस तरीके से लिखा जाता है। पहला एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। जो एग्जाम्पल्स है अपने, उसको अपन नोट करते हैं। मैं एक सेट आपके सामने लिख रहा हूं ए, और वो मेरे को दे रखा है 2, 4, 6, 8, और इस तरीके से ये सेट इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो हमें ये बोला जाएगा कि इस तरीके का जो सेट है, जो कि रोस्टर मेथड में दे रखा है, को समुच्चय निर्माण रूप में लिखो। तो ये किस तरीके से काम करेंगे? देखो, जो सेट होगा उसको अपन रोस्टर मेथड में कैसे लिखेंगे? मैं लिखूंगा ए, यहां पे ये मिडिल ब्रैकेट आएगा, जो मंजिला ब्रैकेट अपन वो लिख देंगे। यहां पर देखने पे क्या चीज चल रही है? देखो, अगर मैं यहां पे लिख दूं 2n सच दैट, अब देखो, अगर मैं n की जगह क्या लिख रहा हूं, मैं अगर n की जगह पे 1 लिखता हूं तो 2 इंटू 1 कितना? 2। अगर तो 2n कितना मिल जाए? 2। अगर मैं n की जगह पे 2 लिख रहा हूं, यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं? 2, तो ये कितना आ जाएगा? देखो, 2n इक्वल्स टू 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा बेटा? 4। क्या आ रहा है अपने पास? ये वाला एलिमेंट। अगर मैं n की जगह पे लिखूंगा 3, तो 2n क्या बन जाएगा? 2। यहां पे मैं n की जगह क्या लिख रहा हूं? 3। तो 2 और 3 का मल्टीप्लीकेशन क्या मेरे सामने आएगा? 6। तो ये जो एलिमेंट क्या हो गया? ये। तो यहां पर ये n क्या है? ये सब क्या है? आप कहोगे सर ये है नेचुरल नंबर्स। ये क्या है? ये अपनी प्राकृत संख्या है। तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो इस तरीके से इस सेट को मैंने क्या लिख दिया है? इस सेट को मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया है। एक और एग्जांपल अपन लेते हैं, वो देखो। मैं आपके सामने लिख रहा हूं, एक सेट है मेरा B, और B को क्या लिख रहा हूं? 1, 4, 9, 16, 25 और टिल इंफिनिटी तक, सेट इंफिनिटी तक जा रहा है। तो इस सेट को समुच्चय निर्माण रूप में किस तरीके से व्यक्त किया जाएगा, किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा? देखो, ये क्या दे रखा है? मैं इसको लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर। ये 4 क्या है भैया? जो अपना 4 दे रखा है वो है 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना? 4। ये क्या है? 3 का स्क्वायर। तो इस तरीके से देखो, ये है 1 का स्क्वायर, ये है 2 का स्क्वायर, ये है 3 का स्क्वायर,
ये है मेरे पास 4 का स्क्वायर, ये है 5 का स्क्वायर। तो इस तरह से अपने पास नंबर्स बढ़ती जाएंगे। तो ये 1 2 3 4 5 ये क्या है? ये नेचुरल नंबर्स दे रखे हैं। तो इस b को मैं किस तरीके से लिख दूंगा? n स्क्वायर सच दैट n मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये जो रूप कहलाएगा ये अपने पास रोस्टर मेथड, ये जो रूप कहलाएगा ये अपने पास कहलाएगा सेट बिल्डर मेथड। तो आज की वीडियो में हमने सीखा रोस्टर और सेट बिल्डर मेथड। सेट के कुछ एक और नए टॉपिक्स के साथ में हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में सेट के कुछ नए टॉपिक्स के साथ में।